करेंगे अबाउट पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग एवं उनके तहत आने वाले अनुच्छेद। चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान और हेडिंग डाल लीजिए पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 1, जिसमें हमें पढ़ना है अबाउट यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। हिंदी में लिख लीजिए संघ एवं इसके अधीन राज्य। हाँ भाई, हाथ में चोट लगी हुई है, देखिए अंगूठा काम नहीं कर रहा है फिलहाल, तो इस वजह से लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको पता ही है परसों हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे पूरा दिन, है ना, तो वहीं पर बॉल लग गई थी हाथ में, तो लेदर बॉल से खेल रहे थे, तो भाई बॉल लग गई हाथ में, उस चक्कर में अंगूठे की बैंड बच गई है। तो परसों से ही बेचारा जो अंगूठा है ना, ऐसा कैसा ही है सीधा, ठीक है, तो ना ये मुड़ पा रहा है। तो कल संडे था, तो फिर आज मैं क्लासेस वगैरह से फ्री होने के बाद इसका एक्सरे करवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ हेयर लाइन फ्रैक्चर स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो इस वजह से ठीक है ना, थोड़ा सा होता है। वो नॉर्मली खेलते हैं तो भाई थोड़ी बहुत लग जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आम बात है ना, बॉल शॉल तो लगी जाती है थोड़ा बहुत, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है जी। हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 1, यूनियन एंड इट्स स्टेट, और लिख लीजिएगा इसमें हम बात करेंगे अबाउट आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हमें बात करनी है यूनियन एंड इट्स स्टेट्स या संघ एवं इसके अधीन राज्य। सबसे पहले लिखिए आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 1। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का अनुच्छेद 1, और क्या लिखा है अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 में? लिखेंगे आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में लिखेंगे इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। और इसके बाद लिखेंगे एंड हेयर यूनियन इंक्लूड्स, और यहां पर संघ में शामिल है, एंड हेयर यूनियन इंक्लूड्स या यहां पर संघ में शामिल है, लिखेंगे ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत के सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। भाई यदि मैंने कहा इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो यहां पर यूनियन का मतलब क्या है? तो ध्यान रखेंगे यहां पर यूनियन में इंक्लूडेड है भारत के सभी राज्य, यानी कि भारत के 28 राज्य, इसके अलावा भारत की सारी यूनियन टेरिटरी, सारे के सारे संघ शासित क्षेत्र, और इसके अलावा वो सारी की सारी टेरिटरीज, वो सारे के सारे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया गया है। तो लिखेंगे यूनियन इंक्लूड्स ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। यहां पे संघ में शामिल है भारत के राज्य, भारत के संघ शासित क्षेत्र और सभी अर्जित भूभाग। अर्जित भूभाग का मतलब वो क्षेत्र, वो भूभाग जिनको क्या किया गया है? एक्वायर किया गया है, जिनका अधिग्रहण किया गया है। तो कहने का मतलब एज पर आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक तौर पर हमारे देश के केवल और केवल दो नाम है, इंडिया अर्थात भारत। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर हमारे देश का और कोई नाम नहीं है, हमारा देश केवल और केवल इन्हीं दो नामों से जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे जितने भी इंटरनेशनल पैक्ट्स और ट्रीटीज होती हैं, यानी कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं या संधियां होती हैं, वो सब किस नाम से होते हैं? इंडिया नाम से होते हैं। तो आप लिख सकते हैं ऑल इंटरनेशनल पैक्ट्स एंड ट्रीटीज, ऑल इंटरनेशनल पैक्ट्स एंड ट्रीटीज आर डन, ऑल इंटरनेशनल पैक्ट्स एंड ट्रीटीज आर डन बाय द नेम ऑफ इंडिया। सभी अंतरराष्ट्रीय समझौते एवं संधियां इंडिया नाम से होती हैं। सर यूनियन में जो लिखा है वो हिंदी में बता दो। मैंने कहा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात लिखित है आर्टिकल 1 में, और यहां पर संघ में शामिल है भारत के सभी राज्य स्टेट्स, भारत के सभी संघ शासित क्षेत्र या जिन्हें आप केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, और इसके अलावा वो सभी अर्जित भूभाग, वो सभी एक्वायर्ड टेरिटरीज जिनका विलय भारत में किया गया है। यही मिलकर क्या कहलाता है? संघ कहलाता है, यूनियन। नेक्स्ट, इसके बाद लिखिए आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 2। आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 2। ये रिपीट कर दीजिए, लीजिए भाई फिर से लिख लीजिए। मैंने कहा आर्टिकल 1 में है, लिख लीजिए इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बात कही गई है आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, एंड यूनियन इंक्लूड्स, और संघ में शामिल होंगे ऑल इंडियन स्टेट्स, सभी भारतीय राज्य, ऑल यूनियन टेरिटरीज, सभी संघ शासित क्षेत्र, एंड ऑल एक्वायर्ड टेरिटरीज, यानी कि सभी अर्जित भूभाग। उसके बाद मैंने आपसे कहा
उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ऑल द इंटरनेशनल पैक्ट्स एंड ट्रीटीज विल बी डन बाय द नेम ऑफ इंडिया। सभी अंतरराष्ट्रीय समझौते एवं संधियां भारत इंडिया नाम से ही किए जाते हैं या इंडिया नाम से ही किए जाएंगे। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 2। आर्टिकल 2 में लिखेंगे प्रोविजन ऑफ एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन इंडिया। प्रोविजन ऑफ एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन इंडिया। लिखेंगे भारत में नए राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश, भारत में नए राज्यों की प्रवेश या भारत में नए राज्यों एवं क्षेत्रों के प्रवेश का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में नए राज्यों एवं क्षेत्रों के प्रवेश का प्रावधान। कहने का मतलब यदि भारत राज्य क्षेत्र में या भारत संघ में कोई भी बाहरी राज्य, कोई भी बाहरी क्षेत्र, कोई भी टेरिटरी आकर अगर शामिल होना चाहती है तो ये पॉसिबल है। दैट इज पॉसिबल एज पर आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत। एज पर आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत ये प्रोविजन किया गया है, ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी बाहरी राज्य आकर भारत में शामिल हो सकता है। और क्या इसका कोई एग्जांपल हमारे पास है? जी हां, बिल्कुल है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 2 में लिखेंगे प्रोविजन ऑफ एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में नवीन राज्यों एवं क्षेत्रों के प्रवेश का प्रावधान। सर ज्योग्राफी की क्लास नहीं लग रही है भैया, विवेक सर को फीवर है, कई दिनों से वो फीवर में है, वायरल का मौसम चल रहा है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जैसे ही विवेक सर स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू हो जाएंगी। नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन तब भी यदि आत्मा तृप्त नहीं हो रही है, आत्मा शांत नहीं हो रही है, तो भाई जब तक सर की तबीयत ठीक होती है, जब तक सर आते हैं, तब तक आप वीओडी से पढ़ लीजिए। यदि बिना ज्योग्राफी के रात को नींद नहीं आ रही है तो वीओडी चलाकर वीओडी से पढ़ लीजिए। लेकिन सर को फीवर है, सर फिट नहीं है, और आपको पता है कि भाई जब से कोरोना शुरू हुआ है, जब से पेंडेमिक सिचुएशन से शुरू हुई है, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि भाई यदि किसी को भी फीवर हो जाता है, किसी को भी कोल्ड हो जाता है ना, तो वो खुद अपने आप को क्या कर लेता है, आइसोलेटेड कर लेता है। तो उन्होंने भी, सर ने भी वही किया। तो उन्हें फीवर है, जुकाम है, कोल्ड है, हालांकि वो वायरल है, नॉर्मल वायरल तो आजकल चल ही रहा है। जैसे ठीक हो जाएंगे सर आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए आप। आत्मा तृप्त करनी है तो वीओडी का सहारा लीजिए, है ना। तो मैंने कहा कि भारत में नए राज्यों एवं क्षेत्रों के प्रवेश का प्रावधान किया गया है किसमें? आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अनुच्छेद 2 से। सर मैंने वीओडी से हिस्ट्री आधी कर ली, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इसको कहते हैं जागरूकता, अवेयरनेस। जी, तो आर्टिकल 2 में हमने बात की कि यदि भारत के बाहर से कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र आकर भारत में शामिल होना चाहता है तो आर्टिकल 2 के तहत उसे भारत में शामिल किया जा सकता है। लेकिन क्या इसका कोई एग्जांपल है हमारे पास? तो एक उदाहरण लिख लेते हैं। एग्जांपल सिक्किम, उदाहरण के तौर पर सिक्किम स्टेट या सिक्किम राज्य। सिक्किम स्टेट या सिक्किम राज्य, और हम सब जानते हैं यदि हम सिक्किम स्टेट की बात करें, यदि हम सिक्किम राज्य की बात करें, पहले सिक्किम भारत में नहीं था, लेकिन ये सिक्किम वाज एडेड बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974। लिखेंगे सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत भारत संघ में जोड़ा गया था। सिक्किम वाज एडेड इन इंडियन यूनियन बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम का विलय भारत में किया गया था, या सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। लेकिन अगले ही साल हम सब जानते हैं, इन द नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल हुआ 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, और इसके तहत सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। भाई पहले ध्यान रखेंगे, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया, सिक्किम का विलय भारत में किया गया, और जब सिक्किम का विलय भारत में किया गया तो इसे अधिराज्य या सहराज्य बना दिया गया, एसोसिएट स्टेट बना दिया गया, किसका? असम का। लेकिन अगले ही साल 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत यह प्रावधान किया गया कि अब सिक्किम को क्या कर दिया जाए? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो सिक्किम बन गया देश का 22वां राज्य। बताओ, आरती जी होशियार बनने की कोशिश कर रही थी, अब आरती जी को अपनी गलती पता चल गई। इसलिए कहते हैं है ना कि इंसान के पास थोड़ा सा धैर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले ये एसोसिएट स्टेट था, सहराज्य था असम का, लेकिन अगले ही साल 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, यदि आपसे पूछे कि सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ, सिक्किम को भारत में कब जोड़ा गया, तो हमेशा आंसर कीजिएगा 1974। अगर आरती की तरह गलती से 1975 कर दिया तो आरती घर पर आकर सोचेगी मेरे 2 नंबर पक्के, है ना। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो प्लस के 2 नहीं, वो माइनस का 2.5 है, क्योंकि उसने ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर क्या कर दिया है? गलत। लेकिन यदि आपसे ये पूछे कि बताइए किस वर्ष या किस संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम बिकेम अ स्टेट, तो ध्यान रखेंगे 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? जैसे आपसे पूछ लेंगे कि बताइए यदि सिक्किम राज्य का भारत में विलय किया गया तो सिक्किम के भारत में विलय होने से हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रभावित हुआ? जल्दी से आंसर कीजिए। तो आप सब जानते हैं, है ना, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम इसमें आंसर क्या कर देंगे? तुरंत आर्टिकल 2, क्योंकि हमें पता है कि यदि बाहर से आकर कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र भारत में शामिल होगा तो वो आर्टिकल 2 को प्रभावित करेगा। तो आर्टिकल 2 को प्रभावित करेगा यदि सिक्किम का भारत में विलय होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे पूछे कि बताइए सिक्किम राज्य का भारत में विलय होने से
सिक्किम राज्य का भारत में विलय होने से संविधान की कौन सी अनुसूची प्रभावित हुई, और यू कैन से विच शेड्यूल गॉट इफेक्टेड बाय एडिंग सिक्किम इन इंडियन यूनियन। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। यदि सिक्किम का भारत में विलय किया गया है तो इससे संविधान की कौन सी अनुसूची प्रभावित हुई है। तो हम सब को मालूम है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूची 1, क्योंकि शेड्यूल 1 में ही तो लिखे हैं नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम उनके अधिकार क्षेत्रों के विषय में ही तो लिखा है शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 इसको इफेक्ट करेगा और आर्टिकल 2 प्रभावित होगा, क्योंकि सिक्किम कोई क्योंकि बाहरी किसी भी राज्य किसी भी क्षेत्र का भारत में विलय होगा तो वो केवल और केवल आर्टिकल 2 से होगा। नेक्स्ट अगला लिखिए आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 3। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 3 लिखिए। आर्टिकल 3 में है, आर्टिकल 3 में लिखेंगे बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में नवीन राज्यों का जन्म, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, भारत में नवीन राज्यों का जन्म, और लिखेंगे एंड चेंजेस इन देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज। भारत में नवीन राज्यों का जन्म तथा इनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन, तथा इनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन। आर्टिकल 2 में तो मैंने आपसे कहा कि यदि भारत के बाहर का कोई भी राज्य या क्षेत्र भारत में आकर शामिल होता है तो वो आर्टिकल 2 को प्रभावित करता है, लेकिन यदि भारत के ही किसी राज्य के नाम और सीमाओं में परिवर्तन करके किसी नए राज्य का जन्म होता है, किसी नए राज्य का गठन होता है, या किसी भी राज्य की बाउंड्रीज में कोई भी फेरबदल किए जाते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल 3 के तहत वो किया जाता है एज पर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लिखेंगे बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया एंड चेंजेस इन देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज। भारत में नवीन राज्यों का जन्म और इनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन, भारत में नवीन राज्यों का जन्म तथा इनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन। और इसके तो हमारे पास ढेरों एग्जांपल्स हैं, जैसे उत्तराखंड का हुआ। जी हाँ बिल्कुल भाई, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश का जो भी पर्वतीय क्षेत्र था, जो भी माउंटेन पार्ट था, उसको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया वर्ष 2000 में, और हम सब जानते हैं वही क्या बना, उत्तराखंड। भारत में नवीन राज्यों का जन्म तथा इनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन। और इसके तो हमारे पास ढेरों एग्जांपल्स हैं, जैसे उत्तराखंड का हुआ। जी हाँ बिल्कुल भाई, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश का जो भी पर्वतीय क्षेत्र था, जो भी माउंटेन पार्ट था, उसको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया वर्ष 2000 में, और हम सब जानते हैं वही क्या बना, उत्तराखंड। हालांकि पहले उत्तरांचल के नाम से वो नया राज्य बनाया गया था, अब वो कहलाता है उत्तराखंड। और हमें इतना पीछे जाने की जरूरत क्यों है, रिसेंटली देख लीजिए भाई, 6 अगस्त 2019 को आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। ये तो आप सबको मालूम ही होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2019 की ही बात है। 6 अगस्त को 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल 370 और 35A को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किए गए और जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में, दैट इज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, नाम में परिवर्तन हुआ। उड़ीसा जो पहले हुआ करता था उसे ओडिशा बना दिया गया, कहने का मतलब राज्य के नाम का जो था बदलाव कर दिया गया, राज्य का नाम चेंज कर दिया गया। तो ये पॉसिबल है एज पर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यदि आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना क्या होता है, अनिवार्य होता है। लिखेंगे इफ अ लॉ इज मेड इफेक्टिंग आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो गया, क्या वो भी आर्टिकल 3 में ही पड़ेगा? क्या आपको लगता है, क्या आपके हिसाब से अलीगढ़ राज्य है मेरे भाई? सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या अलीगढ़ स्टेट है, राज्य है? क्योंकि मैंने तो आपको यही बताया, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, भारत में नवीन राज्यों का जन्म, उनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। अब आप अलीगढ़ को राज्य मान रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। थोड़ी देर में कहेंगे सर जैसे फैजाबाद अयोध्या हो गया है ना, फैजाबाद जिला अब अयोध्या जिला बन गया। हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं मेरे भाई। इफ अ लॉ इज मेड इफेक्टिंग आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखेंगे यदि अनुच्छेद 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाएगा, यदि अनुच्छेद 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है, देन द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी। तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। कहने का मतलब यदि हमारे देश में किसी भी राज्य के जन्म या गठन का कोई भी प्रोसेस शुरू होगा या किसी भी राज्य की सीमाओं में तथा नाम में परिवर्तन करने के लिए कोई भी प्रोसेस शुरू होगा तो उसके लिए सबसे पहले अनुमति ही किससे लेनी होगी, राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति की अनुमति से ही राज्य के पुनर्गठन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू की जा सकती है। ऐसा ही हुआ था 2019 में, जब 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल या विधेयक भाई गृह मंत्री अमित शाह लेकर आए, तो अमित शाह ने उस बिल को, उस विधेयक को सबसे पहले ही किसे दिया, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को। और जब राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने देखा कि जम्मू कश्मीर के राज्य या जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का प्रावधान है किसमें, उस बिल में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उस पर हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दी, अपनी परमिशन दी। और उसी के बाद 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में वो बिल क्या हुआ, पास हो गया। और जैसे ही वो बिल पास हुआ तो अभी तक वो बिल था, अब वो क्या बन गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, वो बन गया एक्ट। और उसी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर बढ़ गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो आर्टिकल 3 में मैंने कहा बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया एंड चेंजेस इन देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज, भारत में नए राज्यों का जन्म तथा उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन। और फिर मैंने ये भी कहा इफ अ लॉ इज मेड इफेक्टिंग आर्टिकल 3, यदि अनुच्छेद 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है, देन द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी। तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है।
तो उस पर सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। लोकसभा टू राज्यसभा होगा। सर समझानी मेरी बात, मैं समझा नहीं भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं। लोकसभा टू राज्यसभा होगा, ये क्या मतलब है, ये मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर अगर प्रेसिडेंट परमिशन ना दे, अगर प्रेसिडेंट परमिशन नहीं देंगे तो किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं, तो वो बिल पार्लियामेंट में जाएगा ही नहीं। तो यदि राष्ट्रपति मना कर देंगे तो बिल संसद में नहीं जाएगा। कहने का मतलब राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के या आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाले कानून की प्रक्रिया ही शुरू नहीं होगी, प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट अगला देखिए, आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 4। आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 4। सर पहले तो लोकसभा में जाते हैं बिल, ये किसने सिखाया भाई आपको, ये किसने कहा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, पुनर्गठन विधेयक एक साधारण विधेयक था, एक ऑर्डिनरी बिल था, और ऑर्डिनरी बिल को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। वो तो मनी बिल होता है जो कंपलसरी किसमें जाता है, लोकसभा में जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल मनी बिल नहीं था, वो तो ऑर्डिनरी बिल था, साधारण विधेयक था। तो ऐसा कहीं नहीं लिखित है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि वो पहले लोकसभा में भेजा जाए। बिल पहले राज्यसभा में गया था मेरे भाई, राज्यसभा के बाद लोकसभा में गया था। आर्टिकल 3 में कितना बहुमत चाहिए, ये तो आपको तब समझ में आएगा ना। अभी तो आपको ये नहीं पता कि बिल्स क्या होते हैं, अभी तक तो हमें ये नहीं पता था कि विधेयक क्या होते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम एक साधारण विधेयक से पारित हुआ, यानी कि ऑर्डिनरी बिल से। तो यदि हम ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो राज्यसभा में चाहिए बहुमत 50% प्लस 1, जिसको हम क्या कहते हैं सामान्य तौर पर साधारण बहुमत। और यदि हम लोकसभा की बात करें तो वहां चाहिए हमें 2/3 बहुमत। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 4। लिखेंगे एनी लॉ इफेक्टिंग आर्टिकल 1, 2 और 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनी लॉ इफेक्टिंग आर्टिकल 1, 2 और 3 कैन बी मेड बाय एन ऑर्डिनरी प्रोसेस। Any law affecting Article 1, 2 or 3 of Indian Constitution can be made by an ordinary process. Constitution amendment is not mandatory. लिखिए हिंदी में, अनुच्छेद 1, 2 या 3 को प्रभावित करने वाला कानून, अनुच्छेद 1, 2 या 3 को प्रभावित करने वाला कानून एक साधारण प्रक्रिया से बनाया जा सकता है, एक साधारण प्रक्रिया से बनाया जा सकता है। इसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। भाई हम सब जानते हैं कि यदि हम अपने संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी आर्टिकल में कोई भी चेंजेस करते हैं या उसको कोई किसी भी तरीके से प्रभावित करते हैं तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन आर्टिकल 4 ये कहता है कि यदि अनुच्छेद 1, 2 और 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा, वो एक ऑर्डिनरी प्रोसेस से भी किया जा सकता है। ऑर्डिनरी प्रोसेस का मतलब है कि वो एक ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक से भी किया जा सकता है। तो मैंने कहा इफ अ लॉ affecting Article 1, 2 और 3 of Indian Constitution is made, या लिख सकते हैं एनी लॉ affecting Article 1, 2 और 3 can be made by an ordinary process। अनुच्छेद 1, 2, 3 को प्रभावित करने वाला कानून एक साधारण प्रक्रिया से भी बनाया जा सकता है। फॉर दैट उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट मैंडेटरी, उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट मैंडेटरी, उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन यहां पर एक अपवाद भी है, यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन ये है, लिखेंगे इफ अ पार्लियामेंट गिव्स एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया टू अ फॉरेन स्टेट, यदि संसद भारत के किसी भी क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपता है, यदि भारत या संसद किसी भी क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होगा। इफ अ पार्लियामेंट गिव्स अ टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल बी मैंडेटरी। यदि संसद भारत के किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपती है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होगा। वैसे तो आप जानते हैं कि भाई हमारे प्रीएम्बल में, हमारी प्रस्तावना में ही लिखा है कि इंडिया इज एन इंटीग्रेटेड स्टेट, भारत एक अखंड राज्य है और भारत के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यदि कोई भी बाहरी राज्य या क्षेत्र भारत में आकर शामिल होना चाहे तो शामिल हो सकता है, लेकिन भारत का कोई भी क्षेत्र भारत से अलग नहीं किया जाएगा या अलग नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन ये भी रखा गया है कि भाई यदि संसद चाहे, संसद को अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन करके किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है। ऐसा
यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 2015 में जो भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, भूमि सीमा समझौता हुआ था, उसमें हमने भारत के 111 गांव बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश के 51 गांव का विलय कहां पर किया था? भारत में किया था। तो उसी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट या भूमि सीमा समझौता के ही तहत किया गया था हमारे संविधान में 100वां संशोधन, 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत ये काम हुआ था। ये 2015 में हुआ था अमेंडमेंट संशोधन, जो हमारे संविधान में होने वाला 100वां संशोधन था या 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। तो मैंने कहा कि भाई सामान्य तौर पर तो आर्टिकल 1, 2, 3 को प्रभावित करने वाले कानूनों के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है का मतलब है संविधान संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होगा। वो डिपेंड करता है संसद पर कि उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन यदि बात उल्टी पड़ जाती है, यानी कि भारत यदि किसी भी विदेशी राज्य को अपना कोई भी एरिया सौंपता है, तो फिर उसके लिए संविधान में संशोधन करना क्या होगा? कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये थे संविधान का भाग 1 और भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4। आज की कहानी को हम यहीं पर रोकेंगे। सर टोटल कितने संशोधन? 105 हो गए हैं। सर भारत गांव कैसे दे दिया? ये आज का होमवर्क है, ये आज का आप लोगों का होमवर्क है। आप सारे के सारे लोग पढ़कर आएंगे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में